हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यजीत एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स का सेशन, ये करंट अफेयर का सेशन जो 5 क्वेश्चन का होगा, पर डे 5 क्वेश्चन लेकर आने वाले हम लोग। ये प्रतिदिन की 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला, उन क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी जो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर के साथ साथ स्टैटिक भी देखेंगे और इनसे संबंधित सभी पहलुओं पर बहस या चर्चा की जाएगी, जिससे आपका जीके, जीएस और स्टैटिक करंट के साथ साथ रिपीट होता चले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आप बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। आइए ऑप्शन ए देखिए, ओनली वन अर्थ। ऑप्शन बी है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन सी है वन फैमिली वन अर्थ। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम बात करते, यहाँ पे दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस से बनने वाले क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले, तो विश्व पर्यावरण दिवस देखेंगे प्रत्येक वर्ष के 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें सबसे पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार देखेंगे, पहली बार मनाया गया 1972 में मनाया गया। 1972 में। ये पहली बार किसके द्वारा मनाया गया? अगर किसके द्वारा की बात करें तो ये मनाया गया यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया? यूनेस्को के द्वारा, यूएनओ के द्वारा मनाया गया है। इसे सबसे पहले कब मनाया गया? 1972 मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? यूएनओ के द्वारा मनाया गया। ये कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखेंगे पर्यावरण दिवस मनाए जाने के पीछे है, देखिए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, अपने पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के लिए एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष के 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात करनी विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम क्या है? तो देखेंगे 2023 की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की, वह है देखेंगे सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? देखेंगे सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये देखेंगे अब की का आपकी थीम है 2023 की। अब हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें पर्यावरण की तो 2-4 अधिनियम है। एक तो अधिनियम दिमाग में बना लीजिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दिमाग में बैठा लीजिए, ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। जो कब देखेंगे लागू किया गया? 1972 में। लेकिन एक एग्जाम में जब क्वेश्चन बन जाता तो आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से। जब तो पर्यावरण, अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो मनाया जाता है, ये देखेंगे अधिनियम जो लागू किया गया वह 1986 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, मातृभूमि योजना। मातृभूमि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है? मातृभूमि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। कौन सी योजना? मातृभूमि योजना। यदि हम बात करें मातृभूमि योजना की, तो मातृभूमि योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का विकास करना।
लोगों का विकास करना। इनकी विकास करने के लिए देखेंगे राज्य सरकार के द्वारा कुछ धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। देखेंगे जिसके लिए देखेंगे मातृभूमि योजना लाई गई है। अब बात यह है कि किस राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है। तो यह योजना जो लाई गई है ये लाई गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूपी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके उत्तर प्रदेश की तो इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है यह लखनऊ है। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये गोमती नदी के तट पर क्या है स्थित है। कौन स्थित है? हमारी राजधानी लखनऊ, कैपिटल लखनऊ। गोमती नदी का उद्गम की बात करें तो इस नदी का उद्गम जो हुआ है वह हुआ है फुल्लर झील से हुआ है। किस झील से हुआ है? फुल्लर झील। ये फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें यहाँ पे कार्यकारी राजधानी, कार्यकारी राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कार्यकारी राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की अगर हम विधायी राजधानी की बात करें, उत्तर प्रदेश की विधायी राजधानी की बात करें तो ये भी देखेंगे कहाँ है लखनऊ में। अगर उत्तर प्रदेश की हम देखेंगे न्यायिक राजधानी की बात करें, न्यायिक राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी की बात करें तो यह है प्रयागराज में है। न्यायिक राजधानी अर्थात जहाँ पे देखेंगे अपना हाई कोर्ट पाया जाता है प्रयागराज में। ये देखेंगे यहाँ पे न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी की बात करें तो औद्योगिक राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी जो है वह है कानपुर है। उत्तर प्रदेश की देखेंगे अगर धार्मिक राजधानी की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर धार्मिक राजधानी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी जो है वह देखेंगे वाराणसी है। वाराणसी में देखेंगे उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी है। अगर हम उत्तर प्रदेश से संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, उत्तर प्रदेश की देखेंगे उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुख्य खाद्यान्न फसल। बताइए कौन है मुख्य खाद्यान्न फसल? तो उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वह गेहूं है। उत्तर प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूं है। और गेहूं में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। यहीं पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल की बात की जाए, व्यावसायिक फसल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक जो फसल है वह कौन है? तो उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल कौन है? गन्ना है। उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल के रूप में किसे जाना जाता है? गन्ना को जाना जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश में आए तो कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर सीख लीजिए। उत्तर प्रदेश में देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। कौन है? गौतम बुद्ध नगर देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अब अगर बात की जाए सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो सबसे बड़ा जिला जो है वह लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी है। और यहीं पे बात की जाए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो ये देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है कौन? जौनपुर। तो इस तरह से अगर हम बात करें मातृभूमि योजना
किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई? तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है? सी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये देखेंगे योजना लागू की गई है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप 555 5th स्टार बना लीजिए। ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखेंगे वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है 150वां, बी है 148वां, सी है 137वां और देखेंगे डी है 161वां। तो कमेंट में कमेंट करके करिए, बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। बात है किसकी? वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 148, सी 137, डी 161। अब आइए बात करते सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु से। देखिएगा सवाल यहीं तक सीमित नहीं होता है। अगर वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे एक दिवस भी मनाया जाता है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष की 3 मई को मनाया जाता है। ये रिपोर्ट जारी करता, अगर हम बात करें रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सी रिपोर्ट? वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसका नाम है, उस संस्था का नाम है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। इस संस्था के द्वारा देखेंगे यह जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की जाती है। अब अगर बात करें वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन देश है? प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो वही पिछला देश ही प्रथम स्थान पर है, जिसका नाम क्या है? नॉर्वे। नॉर्वे देखेंगे लगातार पहले स्थान पर अपना स्थान क्लियर किए हुए है। नॉर्वे के बाद अगर देखें तो दूसरे स्थान पे बात करें आयरलैंड है, दूसरे स्थान पे आयरलैंड है, तीसरे स्थान पे बात करें तो डेनमार्क है। लेकिन सर हमें तो ये चाहिए कि हमारे भारत का स्थान कौन सा है। तो 2023 की रिपोर्ट में, 2023 के वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है वह देखेंगे 161वां स्थान है। किसका? भारत का। तो ऑप्शन सही कौन सा है? डी। परंतु अगर 2022 के सूचकांक की बात करें, 2022 में वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अगर भारत की बात करें कौन सा स्थान था, तो उस समय था 150वां। आपके एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम पायदान पे अंतिम स्थान, तो अंतिम स्थान पे देखेंगे उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया देखेंगे अंतिम स्थान पर है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट्स हैं। आप इसकी शॉट ले लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो की जितने भी क्वेश्चन की श्रृंखला है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला जो एग्जाम में कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन जब पहली बार
समुद्र के अंदर मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, मतलब जल के अंदर पहली बार मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, तो वह भी पेट में बना हुआ सवाल था। और ये भी सवाल किसी न किसी एग्जाम में दिखेगा जरूर। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई? समुद्र के नीचे सड़क और उसमें क्या बना दी गई? सुरंग बनाई गई। वह क्या है? भारत के इंजीनियर। चलिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है कोच्चि, डी है नन ऑफ दीज। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ऑप्शन कौन सा सही है, तब तक हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखेंगे भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग वह जो बनाई गई है किस शहर में बनाई गई है? मुंबई शहर में बनाई गई। मुंबई शहर में देखेंगे भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग बनाई गई है। अब बात कर लेते थोड़ी सी हम मुंबई के बारे में। मुंबई देखेंगे अगर बात की जाए तो स्थित है, कहाँ स्थित है? 7 टापुओं पर स्थित है। अर्थात देखेंगे इसे 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, शहर कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये देखेंगे सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। कौन स्थित है? देखेंगे अपनी मुंबई। अब अगर बात करें, मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। मुंबई राजधानी किसकी है? महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की स्थापना तो देखेंगे 1 अप्रैल 1956 को की गई थी। मुंबई की बात करें, मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो देखेंगे इसकी स्थापना द्वितीय दिल्ली दरबार के समय जॉर्ज पंचम के आगमन पर बनाया गया था। जॉर्ज पंचम के आगमन पर बनाया गया था। जॉर्ज पंचम के आगमन पर, क्योंकि वह इसी दरबार से आता और यहाँ पर इसका भव्य स्वागत किया जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर। इसे क्या कहा जाता है? 7 टापुओं पर बसा शहर कहा जाता है। मुंबई जो है देखेंगे, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये मुंबई जो शहर है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें, महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो यहाँ का एक शहर है नासिक। महाराष्ट्र का एक शहर कौन है? नासिक, जो किसके उत्पादन के लिए? प्याज के उत्पादन हेतु जाना जाता है। प्याज उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहीं पर एक और शहर है नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर। नागपुर की अगर बात की जाए तो नागपुर देखेंगे संतरे उत्पादन के लिए जाना जाता है। संतरे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुंबई से अगर हम बात करें तो मुंबई में देखेंगे तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है, पाया जाता है। परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वह देखेंगे कहाँ है? तो देखेंगे वह भी कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ये रहा महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के देखेंगे ये जो आप नासिक देख रहे हैं, जो प्याज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, नासिक से ही देखेंगे, महाराष्ट्र के नासिक से ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी निकलती है। गोदावरी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले के किस स्थान से निकलती है? तो देखेंगे स्थान व उद्गम क्षेत्र जो है वह है त्रयंबकेश्वर। त्रयंबकेश्वर से निकलती है, जिसकी लंबाई देखेंगे
1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। इस गोदावरी नदी को देखेंगे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता गोदावरी नदी को। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने, जो आपके एग्जाम के लिए और भी महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो अभी हाल ही में कौशल्या समृद्धि योजना, कौशल्या समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई या लागू की गई? तो सबसे पहले समझिएगा, यह योजना जो लाई गई है किसके द्वारा, किसके लिए लाई गई है? महिलाओं के विकास के लिए लाई गई है। अब इसके ऑप्शन देखा जाए, महिलाओं के विकास हेतु लाई गई है, विकास के लिए लाई गई। ऑप्शन देखिए इसका कौन कौन सा सही हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सी छत्तीसगढ़ द्वारा, डी उड़ीसा के द्वारा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन कौन सही है। किसके लिए कौशल्या समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है? ये किससे संबंधित अगर सबसे पहले बात करें तो कौशल्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं का क्या करना? विकास करना। महिलाओं के विकास करने के लिए यह किस राज्य के द्वारा जारी की गई? तो अगर बात की जाए, ये जारी की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा देखेंगे जारी की गई। कौन सी योजना जारी की गई? देखेंगे कौशल्या समृद्धि योजना किसके लिए जारी की गई? महिलाओं के विकास के लिए। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, इसकी राजधानी की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वह है कहाँ? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम भूपेश बघेल है। भूपेश बघेल देखेंगे यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? लिख लीजिएगा, भूपेश बघेल ये मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। राज्यपाल की अगर बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। विश्वभूषण हरिश्चंद्र ये देखेंगे राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में देखेंगे महानदी का बेसिन पाया जाता है, महानदी का बेसिन है। महानदी का बेसिन को ही देखेंगे छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी कौन सी है? अगर मुख्य नदी की बात करें, मुख्य नदी, तो छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी माना जाता है किसे? महानदी को। महानदी को। महानदी का अगर उद्गम की बात करें तो महानदी का उद्गम सिहवा की पहाड़ी से हुआ है। सिहवा की पहाड़ी से हुआ है। किसका? देखेंगे महानदी का। ये अपने जल को गिराती कहाँ? इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देखेंगे सहायक नदी इंद्रावती, जिसपे इंद्रावती वन्यजीव अभयारण्य भी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन की बात करें, कौशल्या समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई। एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ है ये भारत का देखेंगे स्थल रुद्र राज्य है। ये दक्षिण भारत का कैसा राज्य है? स्थल रुद्र राज्य है। स्थल रुद्र राज्य किसे कहते हैं? वे राज्य जो ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, ना ही समुद्र तट के साथ सीमा बनाते, उसे स्थल रुद्र राज्य कहते हैं। भारत में कुल कितने स्थल रुद्र राज्य हैं? 5 राज्य हैं। दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तेलंगाना, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखा जाए झारखंड है, झारखंड के बाद देखा जाए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद देखा जाए हरियाणा।
तो ये 5 राज्य जो हैं स्थल विरुद्ध राज्य हैं, जो ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा बना रहे हैं, ना ही किसी समुद्र तट के साथ सीमा बना रहे हैं। आप देखेंगे, इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। ये पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में इन्हीं 5 क्वेश्चन, इसी प्रकार के 5 क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात हम कहेंगे, आप वीडियो को दूसरे तक जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे उन सभी का फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।